মা বলছে তুমি বলছো, মা বলছে তুমি বলছো, ওটা চলবে না কিন্তু, বুঝেছো? अरे वो नेटवर्क काम म्यूट जानता थोड़ा কিছুই তো বলছো हेलो अरे हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन हेलो 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 हेलो
हम लोग अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे बिकॉज सारे लोग अभी भी विल वेट फॉर 5 more minutes एंड फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे. हेलो. हेलो हाँ. हेलो हेलो हेलो. हेलो. आई एम Kuros Hussain from Community. ओके हम लोग थोड़ी देर वेट करते हैं. थोड़ा सा सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि अभी भी हमारे फ्रेंड्स ज्वाइन कर रहे हैं. लाइक मोर मिनट हम लोग स्टार्ट. थैंक यू. बस वहाँ से अनम्यूट करो. वहाँ पे जो वॉइस का दिखा रहा है उसको अनम्यूट करो. हाँ तो स्पीकर ऑन है मेरा तो. এটা শোনা যাচ্ছে. हेलो 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 आप लोग अभी गुड मॉर्निंग. वेट करेंगे काफी लोगों का. उसके बाद शुरू होगा तो आप लोग म्यूट कर लीजिए. हेलो गुड मॉर्निंग. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग. ক্যামেরা অফ করে ধর. ক্যামেরা অন করে রাখ. ক্যামেরা অন করে ধর.
জয়েন করলে বোঝা যায় না করলে বেশি নেই और ची कितनी देर में शुरू करेंगे? सो आई थिंक हम लोग स्टार्ट कर देते हैं बिकॉज ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं। तो हमारा ये स्टार्ट करने से पहले मैं 2-3 चीजें एक्चुअली बोलना चाहती हूँ। 2-3 थिंग्स आई वांट टू रिमाइंड। जैसे कि तो है कि आप लोग हाँ, आप लोग अगर आपके वीडियोस थोड़ा सा ऑफ रखेंगे तो आई थिंक हमारे नेटवर्क इश्यूज नहीं होगा। एंड अदर देन द स्पीकर प्लीज कोई अपना वीडियो मत ऑन कीजिए एंड सारे लोग थोड़ा सा म्यूट पे रहेंगे तो इट विल बी इजी सबके लिए ही सुनने में इजी रहेगा। तो सारे लोग प्लीज थोड़ा सा इट्स अ रिक्वेस्ट कि एवरीबडी प्लीज माइक्रोफोन करिए सारे लोग। ओके, थैंक यू सो मच। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सो आई वेलकम एवरीबडी इन टुडेज प्रोग्राम, इन टुडेज नेशनल वेबिनार। तो मैं सबको ही वेलकम करती हूँ आज के नेशनल वेबिनार में। तो हमारे कुछ फ्रेंड्स अगर ज्वाइन भी नहीं कर पाए तो दिस विल बी ऑल्सो लाइक ये मतलब कि ये लाइव भी होगा। तो इफ एनीबडी कैन नॉट ज्वाइन इन आवर ग्रुप तो वो लाइव में भी देख सकते हैं। हमारे जो फेसबुक लाइव मतलब हमारे जो फेसबुक पेज है उधर लाइव भी होगा। तो आप लोगों में से कोई लोग उधर भी देख सकते हैं। मतलब अगर कोई ज्वाइन नहीं कर पाए तो यू कैन ऑलवेज लाइक इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स और जो भी कोई नहीं ज्वाइन कर पा रहे। So I'll just start the live video and then I'll start the program. This meeting is Please थोड़ा सा म्यूट पे रहिए everybody. It's a request. मैं लाइव वीडियो को स्टार्ट करके I'll just start the program. Hello, good morning, everyone. Good morning. Good morning, good morning. Good morning, ma'am. Good morning, good morning.
প্লিজ সবাই একটু মিউটে থাকো, মানে আমি রিকোয়েস্ট করছি সবাইকে। प्रॉब्लम হ্যালো, yes, so I'll just begin the program. Thank you very much everybody for joining. আজকের এই প্রোগ্রামে সবাই জয়েন করেছে, আমার খুব ভালো লাগছে আমাদের from IYF and आज का जो डे है हम लोगों को शायद पता होगा कि टुडे इज अर्थ डे, और ये अर्थ डे एवरी ईयर मतलब कि हर साल हम लोग मतलब कि 22 अप्रैल को हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व इसीलिए करते हैं बिकॉज अभी हम लोग को पता है कि हमारे जो मतलब जो ग्लोबल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी और हर एक लेवल पे जितने भी बातचीत हो रहा है कि क्लाइमेट चेंजेस हो रहा है, क्लाइमेट क्राइसिस हो रहा है, तो उसके बारे में अभी भी बहुत सारे लोग इग्नोरेंट हैं, बहुत सारे लोग को पता नहीं है। तो इसीलिए ये डे को हम लोग ऑब्जर्व इसीलिए करते हैं हर एक जगह पे, ताकि हम लोग को थोड़ा सा इस चीज का अवेयरनेस हो, हम लोग को पता चले वो चीजों के बारे में और कैसे हम लोग भी जुड़े हुए हैं मतलब उन सारी चीजों से, तो ये हम लोग को थोड़ा सा पता चले। तो इसीलिए हर साल हम लोग 22 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर वी सेलिब्रेट अर्थ डे। सो आज भी वो डे है, तो इसी कारण हमारा आज का नेशनल वेबिनार जो है उस चीज के ऊपर ही फोकस किए हुए हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंजेस। और क्योंकि सिर्फ क्लाइमेट चेंज को अकेले मतलब देखने का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ओनली इफ वी सी क्लाइमेट चेंज अलोन देन वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, मतलब हमें बहुत सारी चीजें पता नहीं चलेगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज अकेला नहीं है, मतलब इसके साथ बहुत सारे और भी मुद्दा, बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स, इश्यूज जुड़े हुए हैं, जिसके कारण ये क्लाइमेट चेंज हुआ है या हो रहा है। तो अगर हम लोग वो सारी चीजों के बारे में हम लोग को पता नहीं चलेगा, तो हम लोग को ये समझना बहुत मुश्किल है कि हमारा रोल क्या है, हम लोग कैसे इसमें चेंज ला सकते हैं। तो इसीलिए ही आज का ये दिन जो है, हमारा जो नेशनल वेबिनार है, इस चीज के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, ताकि हम लोग उन सारे इश्यूज को भी समझे एट द सेम टाइम, जिसके कारण ये क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट क्राइसिस जो है, जैसे कि मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग हम लोग बहुत सारे बार बोलते हैं, और जैसे कि रिसेंटली उत्तराखंड में भी वो फ्लैश फ्लड्स हुआ था, बहुत सारे मतलब कि फॉरेस्ट में फायर्स हो रहा है, तो हम लोग ये न्यूज में देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन शायद हमें अंदाजा नहीं है कि इससे मतलब कि मेरा लाइफ कैसे जुड़ा हुआ है, या फिर अगर मैं एज अ यूथ मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। तो हम लोग जो है कि हम लोग अपने अपने लाइफ में सब लोग, ऐसा लगता है कि सब लोग ठीक है जब तक हमारे ऊपर नहीं आता है वो सारी चीजें, क्योंकि हम लोग को वो सारे और भी इश्यूज के बारे में मालूम नहीं है ठीक ठाक से, जिन इशू मतलब कि जिन इश्यूज के कारण ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है ग्लोबली। तो आज के दिन हम लोग उसी चीज के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, और हमारे साथ मतलब कि हमारा जो आज स्पीकर है डॉक्टर श्रुति, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ, सॉरी। तो हमारा जो आज का कीनोट स्पीकर है डॉक्टर श्रुति जैन, वो बहुत मतलब ये चीज़ों के ऊपर बहुत ही उनके अच्छे जानकारी है, वो बहुत ही मतलब कि इन चीज़ों के ऊपर ही JNU से PhD भी कर चुकी है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से वो टीचर भी रह चुकी है, एंड एक मैगजीन जो है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, उसमें वो असिस्टेंट एडिटर भी रह चुकी है, एंड रिसेंटली वो अभी मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के साथ भी जुड़ के भी मतलब बिग डैम्स के ऊपर भी बहुत सारा ये कर रहे हैं कि स्टडीज कर रहे हैं। तो शी विल एक्सप्लेन कि कैसे क्लाइमेट चेंज अकेला एक सेग्रीगेटेड एक इशू को हम लोग नहीं देख सकते हैं। अगर हम लोग को क्लाइमेट चेंज पूरे तरीके से समझना पड़ेगा, तो हम लोग को उसके आसपास भी जो भी इश्यूज है जिसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको भी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो हमें मतलब एक्सप्लेन करेंगे उन चीज़ों के ऊपर। बट उससे पहले जो है कि क्योंकि आज का वेबिनार इंडियन यूथ फेडरेशन होस्ट कर रहे हैं,
तो इंडियन यूथ फेडरेशन से फरीदा बानो को मैं मतलब वेलकम करना चाहती हूँ और वो थोड़ा सा इंडियन यूथ फेडरेशन के बारे में बोले। तो उसके बाद मैं श्रुति मैम को मतलब कि बोलूंगी कि आज के टॉपिक के ऊपर वो थोड़ा सा हम लोग को बताए। सो फरीदा, ओवर टू यू। हेलो। हाँ फरीदा, यू आर ऑडिबल। Yeah, thank you. Well, good morning to all of you. जैसा कि आज औचिवी ने ऑलरेडी बता दिया कि आज का दिन का इम्पोर्टेंस क्या है और हम लोग क्यों उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले मैं इंडियन यूथ फेडरेशन के बारे में छोटा सा एक ब्रीफ करना चाहती हूँ, ताकि जो हमारे साथ नए फ्रेंड्स जुड़े हैं उनको एक आइडिया हो कि ये है क्या, इंडियन यूथ फेडरेशन है क्या और क्यों इन सारे इश्यूज के ऊपर फोकस कर रहा है और ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया। तो इंडियन यूथ फेडरेशन की जो शुरुआत हुई थी वो 2016 में स्पेन के ही यूथ इनिशिएटिव थी और ये 2016 में एक स्टेट प्लेटफॉर्म की तरह रेडी हुआ, जो यूथ लेड यूथ प्लेटफॉर्म है, जहां पर बहुत तरीके के जितने भी यूथ्स हैं, चाहे वो शहरों में रहते हों, गाँव में रहते हों, पहाड़ों के पास रहते हों, समुद्र के पास रहते हो, सभी यूथ्स का कुछ अपना इश्यूज है, अपने मुद्दे हैं। वो मुद्दे के ऊपर शायद वो छोटे छोटे लेवल पे एक्शन भी लेते आ रहे हैं, पर वो एक्शन जो है वो काफी छोटा और इतना हो जाता है कि वो अपने ही में सीमित हो जाते हैं। लेकिन उन इश्यूज को नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि हम छोटे लेवल पे कितना भी कुछ कर ले, लेकिन जब तक इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन नहीं तैयार हो जाता है, तब तक इसका ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, इसका कोई आउटकम नहीं निकल के आएगा। इसी मकसद को लेते हुए इंडियन यूथ फेडरेशन का इनिशिएटिव लिया गया और एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हुआ जहां पे अभी 9 स्टेट्स के जितने हमारे युवा साथी हैं वो सभी इसके साथ जुड़ चुके हैं और अपने अपने मुद्दे को लेकर बातचीत करते हैं, एक्शन लेते हैं और एक दूसरे का साथ देते हुए इसको नेशनल मुद्दा बनाने, नेशनल लेवल पर रेस कर रहे हैं। तो इंडियन यूथ फेडरेशन की जब शुरुआत हुई थी तो इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट वेस्ट बंगाल के ही यूथ जुड़े हुए थे, लेकिन अभी बहुत सारे यूथ और बहुत सारे इश्यूज इसके साथ जुड़ गए हैं और IYF उन सारे मुद्दों को लेकर के आवाज उठाता है, अपनी सोच और ओपिनियन को रखता है जो यूथ को इम्पैक्ट करते हैं। और जैसा कि ये यूथ फेडरेशन क्यों तैयार हुआ, क्योंकि सभी को मालूम है कि हम लोग इंडिया जो है वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन है, हिंदुस्तान की 60% जो पॉपुलेशन है वो यूथ है और यूथ जो सबसे पावरफुल हैं, वो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं सोशल एक्टिविटीज में, सोशल एक्शंस लेते हैं और बहुत तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। वो बहुत कुछ चाहते हैं, वो चेंज लाना चाहते हैं, उनका अपना ओपिनियन है, लेकिन उसको सुनने वाला, उसको देखने वाला या उसको सराहने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन ये शुरुआत से अभी बहुत सारे यूथ जो एक साथ जुड़ चुके हैं और एक वॉइस की तरह लोग नेशनल लेवल पे सामने आ रहे हैं। और इसी इंडियन यूथ फेडरेशन कुछ मुद्दों पर फोकस करता है, मेन है एजुकेशन, इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट, इन सारे मुद्दों को, और यूथ पार्टिसिपेशन, इन सारे मुद्दों में यूथ का भागीदारी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इंडियन यूथ फेडरेशन का। और इसी शुरुआत इसकी मतलब ये शुरुआत की गई ताकि और भी मुद्दों को आगे लाया जा सके और नेशनल मुद्दा बनाया जा सके। तो इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच फरीदा। तो आई थिंक हम सब लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया मिल रहा है कि व्हाट इज़ इंडियन यूथ फेडरेशन। और मैं आज के जो टॉपिक है उसको शुरुआत करने से पहले ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे भी यूथ ग्रुप जैसे कि इंडियन यूथ फेडरेशन बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे यूथ मूवमेंट्स जो है उसको भी सपोर्ट करते हैं। इंडियन यूथ फेडरेशन एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, ये सारे यूथ मूवमेंट्स एक साथ आके अपनी बात नेशनल लेवल पे मतलब कि रख सके। तो इस चीज़ का भी एक प्लेटफॉर्म इंडियन यूथ फेडरेशन मतलब कि प्रोवाइड करते हैं, देते हैं। तो आज वो सारे ग्रुप्स भी, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे यूथ कैंपेन ग्रुप्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में हम लोग बाद में सुनेंगे। आज के जो टॉपिक है उसके ऊपर पहले सुनेंगे और उसके बाद हम लोग उन सारे ग्रुप से भी थोड़ा बहुत सुनेंगे कि वो कैसे एक्शंस ले रहे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं। तो ये बोल के मैं थोड़ा सा श्रुति मैम को इनवाइट करना चाहती हूँ ताकि वो आए और हम लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करे आज के दिन के बारे में, आज के टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा हम लोग को जानकारी दे। थैंक यू। Hello. Yes, Shruti ma'am, you're audible. Thank you for calling me today.
आपका सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने सब युवा साथियों के साथ बात करने का मुझे मौका दिया। मैं वीडियो अपना थोड़ा बंद रखूंगी ताकि नेटवर्क ठीक रहे, आपको आवाज साफ सुनाई दे। जब क्वेश्चन आंसर की बारी आएगी तो मैं फिर ऑन कर लूंगी। श्योर मैम। इज दैट ऑल राइट? यस मैम। ओके, सो आज जो हम लोग सब मिल रहे हैं, बहुत ही एक संकट के दौर से सब लोग गुजर रहे हैं। हर एक घर में ही कोविड को लेके जो एक खतरा फील किया जा रहा है, जो परेशानी में हम लोग रह रहे हैं। लेकिन इससे संबंधित एक मैं कल इंटरव्यू पढ़ रही थी, जो गार्डियन है, ब्रिटेन से एक अखबार निकलता है, उसमें एक इंटरव्यू था न्यूयॉर्कर एक मैगजीन है यूएस बेस्ड, उसके एडिटर डेविड रेमनिक का। तो उन्होंने एक द फ्रेजाइल अर्थ करके उन्होंने एक कंपाइलेशन निकाला है, जो उनके मैगजीन में क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो राइटिंग अभी तक आई हैं उसके ऊपर। तो उसके बारे में बात करते हुए वो कहते हैं कि कोविड-19 से लेके जो भी परेशानियां हैं, पूरी दुनिया में जो परेशानियां हैं, उसमें आज नहीं तो कल हम लोग उससे उभर जाएंगे। पहले भी हम महामारियों से उभरे हैं। अभी हो सकता है कि उतनी अच्छी वैक्सीन नहीं आई है, कल को और कोई ज़्यादा एफिकेसी की वैक्सीन आ जाए। और तो लेकिन क्लाइमेट चेंज जिस तरह से हुआ है, हमने जिस तरह से अपनी पृथ्वी को, अपने एनवायरनमेंट को जिस तरह से ओवर द इयर्स वी हैव मिसट्रीटेड इट, जिस तरह से हम मिसट्रीटमेंट उसके साथ करते रहे हैं, तो उससे जो दुष्प्रभाव आ रहे हैं, उसको लेके हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है, कोई वैक्सीन डेवलप करने का कोई उस तरह का होप भी नहीं है, क्योंकि ये इस तरह की प्रॉब्लम है कि जिसका कोई सिंगल सोल्यूशन नहीं है। देयर कैन नॉट बी अ सिंगल वैक्सीन विद विच इट कैन बी ट्रीटेड। तो उसका कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है, सिंगल सोल्यूशन नहीं है। इट्स अ मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम जिसका बहुत एक लॉन्ग टर्म हम लोगों को बहुत इस तरह के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करने पड़ेंगे कि हम उसको एड्रेस कर पाएं। तो लेकिन वो चाहे क्लाइमेट चेंज से उत्पन्न आपदाएं हों या फिर कोविड से जनरेटेड जो आपदा हैं, उसमें आपने एक कॉमन एक सेइंग सुना होगा कि आपदा में अवसर ढूंढा जाता है। तो ये कोई भी आपदा हो, उसमें अवसर कौन लोग ढूंढते हैं? वो अवसर वही लोग ढूंढ रहे होते हैं जिनको उससे प्रॉफिट कमाना होता है। तो जो कैपिटलिज्म का एक जो सिस्टम आया है, थोड़ा म्यूट पे रहेंगे तो मुझे बोलने में आसानी रहेगी। तो जो कैपिटलिज्म का एक सिस्टम आया है, अरे म्यूट करके क्या होगा सर? सब लोग म्यूट पे रहिए। थोड़ा म्यूट पे रहिए। प्लीज सब लोग म्यूट पे रहिए। श्रुति मैम, आई थिंक मैंने गलती से आपको भी म्यूट में कर दिया है। इफ यू कैन अनम्यूट। ओके, तो हाँ, तो जो सो आई वाज सेइंग कि जो ये एक सिस्टम आया है, कैपिटलिज्म का जो एक सिस्टम है, वो हर एक जो डिजास्टर है उसमें एक अपॉर्चुनिटी देखता है, आपदा में अवसर देखता है, क्योंकि उसका जो होल ओरिएंटेशन इज टू अर्न प्रॉफिट। तो किस तरह से ज्यादा प्रॉफिट उगाया जाए। तो उसमें क्या हो रहा है कि इस सिस्टम के कारण जो हमारा जो एक रिलेशन है, इकोलॉजी के साथ जो एक रिलेशन है, वो बहुत चेंज हुआ है। जिस तरह से हम नेचर के साथ एसोसिएट करते हैं, रिलेट करते हैं, वो बहुत चेंज हुआ है। और मैं जो आज बातचीत करूंगी उसका एक जो फोकस है वो यही रहेगा कि किस तरह से कैपिटलिस्ट सिस्टम से हमारा जो इकोलॉजी के साथ रिलेशन है वो बदल गया है। तो मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। एक नाटक है मुक्तधारा, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने 1922 में लिखा, सॉरी। और उस नाटक में वो बताते हैं कि एक इंजीनियर है, विभूति है उसका नाम, वो जो नदी की धारा है उससे वो बांध बनाना चाहता है। और वो क्यों बनाना चाहता है? क्योंकि जो नीचे के जो डाउनस्ट्रीम में जो लोग हैं, उनके उस नदी की धारा को कंट्रोल किया जाए और उसके थ्रू जो है वो नीचे के लोगों पे भी कंट्रोल किया जाए, और जो वहाँ का राजा है उसकी अथॉरिटी उनके ऊपर एस्टेब्लिश की जाए। और ये जो इंजीनियर है वो मशीन की महानता से बहुत प्रभावित है। उसको लगता है कि मशीन से बहुत बड़ी चीजें क्रिएट की जा सकती हैं। बहुत ही ही इज लाइक इन्फैचुएटेड विद द ग्लोरी ऑफ क्रिएशन थ्रू मशीन। और उसको लगता है कि जो
मशीन के थ्रू जो है, जो प्रकृति है, जो नदी है, जो स्टोन्स हैं, जो सैंड है, जो हमारे कब्जे में नहीं है, जो जिससे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और उसको लगता है कि ये एक तरह से ह्यूमन के खिलाफ एक षड्यंत्र है, और उसको कंट्रोल करने से जो है हम एक पावर उसके ऊपर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं और लोगों के ऊपर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि एक बार वो बांध बन जाएगा तो नीचे के जो खेत हैं, जो मक्के के खेत हैं, या जो फार्मर उस पे कल्टीवेशन कर रहे हैं, उनको क्या होगा। इससे अपोजिट एक जो सोच है वो वहाँ के जो राजकुमार हैं अभिजीत, उनकी है, जो उस बांध को तोड़ते हैं और नदी के जो फ्लो को मुक्त कर देते हैं, और उनको लगता है कि जो ये फ्लो से जो क्रिएशन हो रहा है, फ्लो से जो मिट्टी बन रही है, पत्थर बन रहे हैं, जो खेती हो रही है, वो ही असली क्रिएशन है। उसमें जो एक लोगों का रिलेशन है, एक मदरली क्वालिटी है, उसको वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस प्ले से हमें समझ में आता है कि दो डिस्टिंक्ट तरीके हैं नेचर को देखने के। एक तरीका तो ये है कि एक पूरा फ्रेमवर्क है जो कि जिसमें आप देखते हैं कि नेचर को कंट्रोल करना है, उसके ऊपर जीत हासिल करनी है और उसका उपयोग करना है अब एक उसके ऊपर पावर एक्सरसाइज करने के लिए, उससे प्रॉफिट निकालने के लिए और बाकी लोगों पे कंट्रोल करने के लिए। और दूसरा एक तरीका है नेचर को देखने का कि उससे एक सस्टेनेबल रिलेशन आप बनाएं और उसको अप्रिशिएट करें जैसा वो है, फॉर व्हाट इट इज। तो जो पहला नोशन है जो नेचर को विन ओवर कर लेने वाला नोशन है, वो मॉडर्निटी से एमर्ज होता है, और जो दूसरा नोशन है वो हमारा एक ट्रेडिशनल तरीका रहा है नेचर के साथ एसोसिएट करने का। तो मॉडर्निटी या आधुनिकता जो इमर्ज हुई यूरोप में 18वीं सदी में, वो एनलाइटनमेंट के साथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ आई, और मॉडर्निटी के साथ ही कैपिटलिज्म इमर्ज हुआ। तो कैपिटलिज्म को हम आसान तौर पे समझ सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सभी गुड्स और सर्विसेज जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज भी हैं लाइफ की, सभी को जो प्रोड्यूस किया जाता है वो प्रॉफिट के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। ह्यूमन लेबर को भी कमोडिटी की तरह सेल किया जा सकता है उसमें, और सभी जो एक्टर्स होंगे, इकोनॉमिक एक्टर्स होंगे, वो मार्केट पे डिपेंडेंट रहते हैं। और नियोलिबरलाइजेशन को उसके एक स्टेज की तरह समझा जा सकता है, जबकि बड़े कॉरपोरेशंस का जो है वर्चस्व बड़ा है और स्टेट ने अपने कदम पीछे हटाए हैं, जो उसके रोल रहे हैं पब्लिक सर्विसेज के जो रोल रहे हैं, वेलफेयर के जो रोल रहे हैं, और वो एक तरह से सबमिसिव हो गया है कॉरपोरेशन से। तो इस पे हम दोबारा आएंगे न्यूलिबरलिज्म के आगे। तो मॉडर्निटी का और कैपिटलिज्म के कुछ फीचर्स की पहले हम चर्चा करेंगे, उसके 4 फीचर्स में डिस्कस करूंगी, जिससे पता चलेगा कि किस तरह से उन्होंने हमें एक हमारा एक पूरा नजरिया जो है नेचर को देखने का वो बदल दिया है। तो उसका फर्स्ट फीचर जो है वो समझा जा सकता है कि किस तरह से हम नेचर को एज ए रिसोर्स देखने लगे हैं, किस तरह से हम उसको एज ए कमोडिटी देखने लगे हैं। तो अब जब आप नेचर को एक रिसोर्स की तरह देखेंगे तो फिर एक उसमें ड्राइव आता है कि उसको मैनेज किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए, उसको यूटिलाइज किया जाए। तो जब एनलाइटनमेंट आया यूरोप में, तो उसके साथ एक इंजीनियरिंग एटीट्यूड आया नेचर की तरफ। तो एनलाइटनमेंट के साथ साइंस और नॉलेज पे बहुत जो है फोकस हो गया, रादर देन रिलीजियस बिलीफ, साइंस और नॉलेज को के महत्व को दर्शाया गया। लेकिन इस साइंस और नॉलेज को ऑल्सो इसकी पावर को यूज करने की भी एडवोकेसी हुई कि इस पावर को यूज करके जो डिसऑर्डर्ड है, जो एक नेचर है, जो हैफेजर्ड है, जो स्पॉन्टेनियस है, उसको ऑर्डर में लाया जाए। दैट हैज टू बी बाउंड इन सर्विस, दैट हैज टू बी मेड अ स्लेव। तो और ये क्यों किया गया? ताकि उसका एक इंस्ट्रूमेंटल, एक यूटिलिटेरियन यूज किया जा सके। तो अगर नदी अपने आप में बह रही है तो उसका अपने आप में कोई महत्व नहीं है। अगर नदी का महत्व तभी होगा इस ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग, यूटिलिटेरियन ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग, उसका महत्व तभी होगा जब उसमें से हम एनर्जी निकाल सकें, जब उसमें हम नेविगेशन कर सकें, या उसमें हम अपना जो कूड़ा कचरा है वो बहा सकें। तो as a commodity, as a waste, it has to be put as a commodity, as a resource, it has to be put to some use। और उसको पूरा इतना थॉरली उसका यूज करना है कि जितना आप उसमें से प्रॉफिट निकाल सकें। तो एक तरीका हो सकता है कि आप जो लोग उसके साथ रहते हैं और सस्टेनेबल उसका उपयोग करते हैं, स्मॉलर स्केल पे उसका उपयोग करते हैं। स्मॉलर स्केल पे मान लीजिए कोई मछली निकाल रहा है, या फिर आप मशीनों से, ट्रॉलर्स से मछली निकाल रहे हैं, तो उसमें बहुत फर्क है।
तो जब बिग कॉरपोरेशन, बिग इंडस्ट्रीज जब उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, तो उनका मोटिव होता है कि जितना ज्यादा हम प्रॉफिट उसमें से निकाल सकें, और उसमें जो उसका तो इवन द सर्वाइवल ऑफ द नेचर, द सर्वाइवल ऑफ रिवर्स एंड फॉरेस्ट इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस टू देम। एंड उसी से रिलेटेड जो उस पे डिपेंडेंट जो कम्युनिटीज होंगी, तो जो प्रकृति का सर्वाइवल या उस पे डिपेंडेंट जो कम्युनिटीज का सर्वाइवल है, वो उनका कंसर्न नहीं होता है। तो इस तरह से दोनों नेचर पे और ह्यूमंस पे पावर एक्सरसाइज करने की एक कोशिश होती है। और ये जो कंट्रोल है, ये जो दूसरा फीचर हम डिस्कस करेंगे, उससे ये फैसिलिटेट होता है। तो दूसरा फीचर ये है कि मॉडर्निटी के साथ देयर इज अ ड्राइव फॉर क्वांटिफिकेशन एंड मेजरमेंट। तो मॉडर्निटी से पहले जो मेजरमेंट होता था, there were different local forms of measurement. Geographically टाइम पे डिपेंडेंट होता था, ज्योग्राफी पे डिपेंडेंट होता था। लेकिन इसके बाद जो है एक कोई स्टैंडर्ड और फिक्स्ड यूनिफॉर्म यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, जिससे कि एक सेंट्रली मॉनिटर किया जा सके, लोगों को भी और नेचर को भी एक सेंट्रली आप मॉनिटर कर सकें, मैनिपुलेट कर सकें। जैसे कि मैप्स इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे कि सेंसेस इंट्रोड्यूस किए गए। तो मान लीजिए आपको किसी जंगल के बारे में कोई डिसीजन लेना है, तो आपको अब जो है जंगल में जाके देखने की जरूरत नहीं है कि जंगल में कौन से पेड़ पौधे हैं, कौन से अलग अलग पशु हैं, हर जंगल का नेचर अलग होता है। लेकिन अभी क्योंकि आपकी टेबल पे एक मैप है, तो उसके बेसिस पे आप निश्चय ले लेंगे। या एक पॉपुलेशन को आप एज ए पॉपुलेशन एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के रूप में देखेंगे। तो उससे रिलेटेड आप फिर प्लानिंग करते हैं, 5-year plans and all these concepts then came। तो इस तरह की जब स्टैंडर्डाइज्ड कैटेगरीज इंट्रोड्यूस की गई, एक एब्स्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज्ड कैटेगरीज इंट्रोड्यूस की गई, इससे क्या हुआ कि आप लार्ज स्केल पे नेचर को रीऑर्डर कर सकते हैं। आप देयर इज अ लार्ज स्केल सोशल इंजीनियरिंग इन्वॉल्वड इन इट। फॉर एग्जांपल, इफ यू सी रिवर एज cubic meter, suppose if you see water in those quantities, then you measure the kind of electricity that you can produce from it। तो उस तरह की एक मेजरमेंट की जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए गए। इसी तरह से ह्यूमंस से रिलेटेड भी जो कॉन्सेप्ट थी, आप उसको लेबर मैन पावर के फॉर्म में देख सकते हैं, कितनी लेबर पावर है, रादर देन एज इंडिविजुअल्स एज ह्यूमन। इसी के साथ साथ जो हुआ कि जो अलग अलग जो क्षेत्रों में जो कॉन्सेप्ट है टाइम का और स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है, वो अलग अलग होता है। तो वेस्टर्न नोशन ऑफ टाइम इज अ वेरी लीनियर नोशन ऑफ टाइम। ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट्स आर वेरी डिफरेंट in terms of how they look at time and space. For example, if an African has to build a road, then वो एक सीधी रोड बनाने की नहीं सोचेंगे। जो एक ट्रेडिशनल नोशन होगा, उसमें मान लीजिए कोई पेड़ बीच में आया है, तो उनको ये सोचने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि इस पेड़ के साइड से रोड निकाल के ले जाएं, कोई पॉन्ड आया तो उसके साइड से निकाल के ले जाएं। जो वेस्टर्न लीनियर नोशन है, दैट इज मोर डिस्ट्रक्टिव, दैट विल कट डाउन द ट्री एंड बिल्ड अ स्ट्रेट रोड। तो और एक अनएंजाइटी है, जो एक लैक ऑफ एंजाइटी है अबाउट पासिंग टाइम। जैसे हम लोग अभी घड़ी देखते हैं। Hi guys, welcome to my channel। तो एक अनएंशियसनेस अबाउट पासिंग टाइम वाज आल्सो रूटेड इन दिस डिफरेंट परसेप्शन ऑफ टाइम। ऐसे ही अगर हम एक चाइनीज एक समझ देखें कि टाइम का और स्पेस का, तो ज्यादातर उनका जो टाइम और स्पेस का समझ है वो वेदर कंडीशन से रिलेटेड रहा है, या सन का क्या सिचुएशन है उससे रिलेटेड रहा है। तो जो जैसे अब वो उनकी कॉन्सेप्ट में जो एक माइल का कॉन्सेप्ट है, दैट इज नॉट अ फिक्स्ड कॉन्सेप्ट। अगर वो एक हाईवे है, सीधा पाथ है, तो वो माइल छोटा होगा। एक वो अगर माउंटेन पाथ है तो वो माइल बड़ा होगा। इसी तरह से भारत में हम देखेंगे कि ज्यादातर जो हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, जो की इवेंट्स हैं, वो क्रॉप्स से, फार्मिंग एक्टिविटीज से और वेदर से रिलेटेड होती हैं। लेकिन ये सबको एक डीलिंक करके, उनकी लोकल रियलिटीज को से डीलिंक करके एक वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कैलेंडर्स एंड ऑफ टाइम वाज इंट्रोड्यूस्ड, which is not dependent on local weather or crop। तो एक डीलिंक हो गया है लोकल रियलिटी के साथ, और उसकी वजह से क्या हुआ है कि देयर इज अ परसेप्शन ऑफ अलाइकनेस ऑफ स्पेसेस। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि एक कंज्यूमरिस्ट कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ है,
जिसमें कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो फैशन हैं, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड जिनकी लाइफ होती है, हमको ऐसा लगता है कि उनको जस्ट कंज्यूम, यूज एंड थ्रो करना है। तो एक बहुत ही एक इंस्टेंटेनियस कंजम्पशन का और डिस्पोजेबल कंजम्पशन का जो एक कॉन्सेप्ट इससे इंट्रोड्यूस हुआ है, और बहुत ही हम शॉर्ट टर्म हम लोगों की समझ हो गई है, लॉन्ग टर्म हमारे कंसर्न नहीं रहे हैं। एक जो तीसरा जो फीचर है मॉडर्निटी का और कैपिटलिज्म का, वो ये है कि हम एक बहुत ही जो प्रोग्रेस को जो समझते हैं, डेवलपमेंट को जो समझते हैं, वो बहुत ही यूनिलीनियर डायरेक्शन में समझते हैं। कि जिस तरह से एक डेवलप्ड कंट्री है, एक वेस्टर्न कल्चर जिसको हम एडवांस समझा जाता है, तो उसकी तरफ भागना जो है, एक लेस एडवांस से मोर एडवांस स्टेज की तरफ दौड़ना ही जो है वो प्रोग्रेस है। तो इसमें हमारा जो कंसर्न होता है सिर्फ जीडीपी हो जाता है, या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना एक कंसर्न हो जाता है, और जो वेलबींग की नोशंस हैं, जो उसके मॉरल एथिकल नोशंस हैं, स्पिरिचुअल नोशंस है वेलबींग के, उनको हमने दरकिनार कर दिया है। तो एक ही तरह का जो लाइफ है वो, जबकि आप देखेंगे तो एक समाज में भी कितनी अलग अलग तरह की जीवन शैली होती है। हेलो। तो उनको हटा के आप एक ही लाइफ को एक रेजिमेंटेड काइंड ऑफ मॉडल हैज बीन पुश्ड। हेलो। जैसे आप देखेंगे कि अगर उत्तराखंड है, एक माउंटेन स्टेट है, और सपोज देयर सम अदर स्टेट विच इज अ प्लेन स्टेट, तो दोनों में जो डेवलपमेंट की जो समझ है वो बहुत अलग नहीं है। यहाँ पे भी उसी तरह का प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, वहाँ पे भी उसी तरह का, जितना भी आप नेचर को से एक्सट्रैक्ट कर सकें, जितना बस उसी तरह के प्रोजेक्ट होंगे। तो आप देखेंगे माउंटेन कंडीशंस में भी ऑलमोस्ट 450 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आर बीइंग पुश्ड इन उत्तराखंड, जबकि यहाँ की कंडीशंस इतनी फ्रेजाइल मानी जाती हैं, हिमालय की कंडीशंस इतनी फ्रेजाइल मानी जाती हैं। बार बार हम लोग अब देखें 2013 की फ्लड्स आई, अभी जो फरवरी की फ्लड्स आई, उसके बाद भी इसी तरह का मॉडल पुश किया जा रहा है। तो एक ऑल्सो इसका फोर्थ फीचर की हम बात करें तो एक there's a drive for certainty also, कि एक मॉडर्निटी स्ट्राइव्स फॉर सर्टेनिटी, कि चीजें सर्टेन होनी चाहिए जिसको हम प्रिडिक्ट कर सकें, जो काबू में रहें चीजें। लेकिन उससे क्या हुआ है कि और ज्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ी है, और ज्यादा, अगर आप क्लाइमेट चेंज के परिप्रेक्ष्य में उसको समझें कि तो क्लाइमेट चेंज और ज्यादा इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं उससे क्लाइमेट चेंज बढ़ा है, और ज्यादा डिवास्टेशन, डिजास्टर्स बढ़े हैं। जैसे कि एक, अगर हम एग्जांपल से इसको समझें कि एक ड्राइव रहती है, डैम बनाने के पीछे एक कारण हमेशा दिया जाता है कि फ्लड्स को कंट्रोल करना है। जो नदियां हैं उसका व्यवहार बहुत अनियंत्रित है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, तो उसको एक सर्टेनिटी देने की जरूरत है, तो हम फ्लड को, उसके फ्लो को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन उससे क्या हुआ कि एक ट्रेडिशनली जो था कि लोग फ्लड को के महत्व को भी समझते हैं, उनको पता है कि उससे धरती ज्यादा फर्टाइल होती है, उनको एक समझ थी कि कब किस तरह के फ्लड आते हैं। दे ऑल्सो नो दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लड एंड दे डिड नॉट सी इट इन अ नेगेटिव लाइट। और उनका जो ट्रेडिशनल समझ था, उसी कारण वो घाटियों, बहुत नदी के आसपास घर नहीं बनाएंगे, थोड़ा अपहिल घर बनाएंगे। लेकिन जब से इस तरह की जो एक इंटरवेंशन, ह्यूमन इंटरवेंशन आया कि डैम्स बना के हम फ्लड को कंट्रोल कर लें, उससे दो तीन चीजें हुई। उससे एक तो जो क्लाइमेट चेंज है वो एक्चुअली एग्जैबरेट हुआ है, जो डिजास्टर पोटेंशियल है वो एग्जैबरेट हुआ है। क्योंकि क्या हुआ है कि जैसे आपने डैम बना दिया, अब लोगों ने क्या है, नदियों के आसपास घर बनाना शुरू कर दिया, नदियों के आसपास बहुत, जो फ्लड प्लेन में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो गया है। तो उसके बाद जो, और डैम का बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट होता है, हमने बार बार देखा है किस तरह से डैम मिसमैनेजमेंट के कारण बहुत ही ज्यादा जो है बहुत ज्यादा डिजास्टर्स कंडीशंस होती हैं। जैसे 2013 की अब फ्लड में, या फिर अभी की जो रिसेंट चमोली में जो फ्लड हुई जो फरवरी में, उस तरह की फ्लड से, वो मिसमैनेजमेंट से बार बार फ्लड कंडीशन जो है वो और ज्यादा एग्रावेट होता है। और दूसरा, जो आप अगर नदियों में, आप नदियों के फ्लड प्लेन्स में मान लीजिए आप घर बना रहे हैं, आप पॉन्ड्स को पार्ट दे रहे हैं, आप जो भी धरती है जिसमें पानी जाता है अंदर, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, अगर आप उसको पार्ट दे रहे हैं, उससे कंस्ट्रक्ट कर दे रहे हैं, तो फ्लड की सिचुएशन और एग्रावेट हो जाती है, क्योंकि पानी को कहीं नीचे जाने की जगह नहीं मिलेगी, तो रेनफॉल होगी तो डायरेक्टली फ्लड कंडीशन होगा, और उससे क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन होता है, और लैंड डिग्रेडेशन होने से फिर ड्रॉट कंडीशन होती है। तो इस तरह से फ्लड ड्रॉट कंडीशंस का जो रिलेशन है वो और ज्यादा बढ़ा है। और तो और ओके,
तो और इससे और क्या हुआ है, डैम से बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन जिस तरह से हुआ है, तो उससे और तरह के क्लाइमेट चेंजेस भी, एक तो जैसे उत्तराखंड में जो बांध बन रहे हैं, तो एक के बाद एक बहुत ज्यादा बांध है। उससे क्या हो रहा है कि नदी जो है पूरा टनल्स में जा रहा है, तो जो रिवर बेड्स हैं वो ड्राई हैं। उससे बोला जा रहा है कि रिवर बेड जो बहुत ड्राई है, उससे क्या होता है कि जो टेम्परेचर पे बहुत फर्क पड़ता है। एक माइक्रो क्लाइमेट, आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, माइक्रो क्लाइमेट आपका चेंज होगा। इसी तरह एक बहुत बड़ा अगर रिजर्वायर बना देंगे तो उस क्षेत्र का क्लाइमेट चेंज होगा। उसी तरह से अगर बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, अगर इतने सारे बांध बनाने में, तो उससे क्लाइमेट चेंज होगा। और उससे बहुत सारी जो अलग और चीजें हैं, जैसे फॉरेस्ट फायर अभी उत्तराखंड में बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वो डायरेक्टली लिंक्ड है कि किस तरह से टेम्परेचर वहां पे बढ़ा है, किस तरह से जो ह्यूमन इंटरवेंशन है उससे ये सिचुएशन और ज्यादा एग्रावेट हो गई है। तो जो एक ये जो चीजें हैं, ये ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुई हैं, लेकिन न्यू लिबरलिज्म के आने से इन चीजों की जो कैपिटलिज्म में होता रहा, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा अब इंक्रीज हो गई है, क्योंकि देयर आर वेरी बिग कॉर्पोरेशन इन्वॉल्व। और एक स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशनिस्ट रोल था स्टेट का, वो जो है वो अब एक चेंज हो गया। तो एक स्किज़ोफ्रेनिया है स्टेट के रोल को लेके, कि स्टेट की कैपेबिलिटीज को लेके। तो एक तरफ कहा जाता है कि स्टेट में जो है उसका डेवलपमेंटल और डिस्ट्रीब्यूटिव रोल्स जो उसके रहे हैं, अब वो वो कैरी आउट करने में वो समर्थ नहीं है। और दूसरी तरफ वो जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का हर तरह से मदद कर रहा है, तो प्राइवेटाइजेशन, अपनी सारी पॉलिसीज उसकी इस तरह से बन रही हैं कि उनको किस तरह से मदद किया जाए। तो आप देखेंगे जैसे अब EIA जो है उसको पूरे जो है उसके रूल्स को डाइल्यूट कर दिया गया है। तो और ये जब न्यू लिबरल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, उसमें पुअर्स के बारे में, जो आपकी इनइक्वालिटी के बारे में कोई कंसर्न नहीं होता है, इकोलॉजी के बारे में कोई कंसर्न नहीं होता है। तो अगर आप जो असेंशियल कमोडिटी, जो असेंशियल आपकी जो चीजें हैं, जैसे पानी है, पानी को प्राइवेटाइज अगर कर दिया जा रहा है, तो उसमें से सिर्फ वो फिर जो पूरा ओरिएंटेशन होगा वो यही रहेगा कि इसमें से किस तरह से प्रॉफिट निकाला जाए। तो या डायरेक्टली निकाला जाए पानी को, या फिर उसमें प्रोजेक्ट बना के निकाला जाए। और न्यू लिबरलिज्म के साथ एक जो डेविड हार्वे बोलते हैं कि एक प्रोसेस इन्वॉल्व है, विच इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन बाय डिस्पोजेशन। तो आप एक तरफ एक्यूमुलेट कर रहे हैं, कंपनीज जो हैं, प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो एक्यूमुलेट कर रही हैं, और दूसरी तरफ जो लोग हैं उनसे वो डिस्पोजेशन, उनसे वो छीना जा रहा है। तो कंपनीज उसको ग्राब कर रहा है, उस पर कब्जा कर रहे हैं। तो जैसे जो रिवर्स हैं, जो फॉरेस्ट हैं, वो दे आर एसेंशियली कॉमन, दे बिलोंग टू एवरीवन, दे आर पब्लिक गुड। बट उसपे, और जो उसपे लोगों के कस्टमरी राइट्स हैं, उससे रिलेटेड लोगों के लाइवलीहुड होते हैं। तो लेकिन ये जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं, ये भी अब क्या है, प्राइवेट कंपनीज को ट्रांसफर होते जा रहे हैं। तो और जो इन्वेस्टमेंट, जो उससे रिलेटेड जो लाइवलीहुड भी हैं, वो खत्म होके जितना भी वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो कॉर्पोरेट के हाथ में जा रहा है। तो एक इससे जब भी कोई इस तरह का, तो आप जिस तरह के भी आप शायद आज उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ से युवा यहाँ पे हैं, तो इस तरह के जो भी स्टेट्स हैं जहाँ पे रिसोर्सेज ज्यादा हैं, वो एक तरह से इन जो कंपनियों की एक इंटरनल कॉलोनीज बन गई। वहाँ पे देयर इज अ कंपटीशन टू ग्रैब हाउ मच लैंड एंड वाटर ईच कंपनी कैन ग्रैब। और उसमें क्या होता है कि एक कंपनी जब किसी एक चीज को लेके किसी क्षेत्र में एंटर करती है, मान लीजिए वो किसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए उसमें एंटर किया, लेकिन जो उसका जो कब्जा होता है वो सिर्फ एक चीज पे नहीं होता है। मान लीजिए वो एक बांध बनाया, तो सिर्फ उतने क्षेत्र पे उसका कब्जा नहीं होगा, वो उस नदी पे से वो स्टोन्स भी निकाल रहा है, स्टोन क्रशिंग भी कर रहा है, माइनिंग भी कर रहा है। वो वहाँ पे बहुत सारा लैंड लेके वहाँ पे टाउनशिप भी बना रहा है, वहाँ पे गेस्ट हाउसेस भी बना रहा है। बहुत जगह उत्तराखंड में हम देखते हैं कि वो पूरे रिवर स्ट्रेचेस के ऊपर वो वो बना देता है, बाउंड्री बना देता है, जिसमें लोकल लोगों को जाना अलाउड नहीं होता है। बहुत जगह उन्होंने गेट्स ऐसे बना दिए। तो एक जो लोकल लोग जिनको वो बिलोंग करता है वो चीजें, वो लगता है कि उनके हाथों से लेके वो जो चीजें, जो सभी इस तरह की जो उनके अधिकार हैं, जो कस्टमरी राइट्स हैं, वो सब जो है वो कंपनी के हवाले हो जाते हैं। तो एक प्राइवेटाइजेशन का एक प्रोसेस चलता है, जिसमें जो पब्लिक एसेट्स हैं वो प्राइवेट कंपनीज के पास चले गए,
दूसरा एक प्रोसेस होता है फाइनेंशियलाइजेशन का। तो फाइनेंशियलाइजेशन में क्या होता है कि जो चीजें फाइनेंशियल एम्बिट में अभी तक नहीं रही हैं, जिसको हम इकोनॉमिक वैल्यू के तौर पे नहीं देखा अभी, तो वो फाइनेंशियल एम्बिट में वो चीजें आती हैं। तो जैसे हम अगर कोई मान लीजिए एक फॉरेस्ट है जिसमें कि लोग रहते हैं, तो अब उसका वैल्यू लोगों के घर की तरह नहीं रहेगा। मान लीजिए उसमें ग्वाले रहते हैं, उस तरह के जो बंजारा लोग रहते हैं, उनके घर के तौर पे उसको नहीं देखा जाएगा। अब उसको क्या देखा जा रहा है? उसको एज ए इको सेंसिटिव जोन देखा जा रहा है, उसको एज ए कार्बन सिंक देखा जा रहा है, एज ए एनवायरमेंटल पैराडाइज देखा जा रहा है। तो फिर उससे रिलेटेड जिस तरह के कंजर्वेशन एफर्ट्स किए जाते हैं, उस कंजर्वेशन एफर्ट्स में लोगों को वहां से हटा दिया जाता है। लोगों को इनफैक्ट दिखाया जाता है कि वो डिस्ट्रक्टर हैं वहां के, और एक बहुत ही पीपल कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन इज इंट्रोड्यूस। तो उस जो कॉन्सेप्ट में, जो प्रोटेक्टेड जोन्स का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें जो वहाँ के लोगों का जो उसके साथ, जैसे वो अपना मान लीजिए वहाँ पे जानवर लेके जाते हैं या वहाँ से घास या लकड़ी लेने जाते हैं, वो सब चीज़ें तो रोक दी जाती हैं। लेकिन इस तरह के, जैसे हम ऋषिगंगा, अभी चमोली वाली फ्लड का अगर एग्जांपल लें फिर से, तो जो नंदा देवी बायोस्फीयर एरिया में जो ये रेनी और लाटा विलेज हैं, जो चिपको के गांव रहे हैं, उनको अब वहाँ पे क्योंकि वो बायोस्फीयर जोन बन गया है, तो उनको वहाँ पे एक्सेस करने का अपॉर्चुनिटी, इजाज़त नहीं है, उनको परमिशन नहीं है। लेकिन उसी एरिया में ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को परमिशन दिया गया। इतने सेंसिटिव एरिया में उसको परमिशन दिया गया। उसने वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन भी किया, उसने इलीगल माइनिंग भी किया, उसने स्टोन क्रशिंग भी किया, उसने बहुत हैवी ब्लास्टिंग भी किया। तो एक तरफ आप लोगों को हटा दे रहे हैं उनकी जो जगहें हैं, उनकी जो नेचर के साथ जो उनका एक सस्टेनेबल रिलेशन, एक बैलेंस रिलेशन अभी तक रहा है, उसको आप खत्म कर्टेल कर दे रहे हैं, उनके लाइवलीहुड को कर्टेल कर दे रहे हैं। और ये सब चीजें आप उसको कंजर्व भी नहीं कर रहे हैं, आप उसको हैंड ओवर कर दे रहे हैं। तो उसका तीसरा एस्पेक्ट ये है कि जो एनवायरमेंटल क्राइसिस होते हैं, जो इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं, वो एक दूसरे को फीड करते हैं। वो ग्लोबल लेवल पे हो रहे हैं, वो एक दूसरे को फीड कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं, वो एक दे गेट इंडेटेड एंड दे आर फोर्स्ड टू सेल देयर नेचुरल रिसोर्सेज। तो और दूसरा हमने ये बात किया कि किस तरह से स्टेट जो है वो हर तरह से वो चाहे रेजिस्टेंसेस हो रहे हों, रेजिस्टेंसेस को दबा के और पॉलिसी चेंज करके, फंड्स दे के, लोन दे के, किस तरह से फॉरेस्ट को, रिवर्स को लीज पे प्रोजेक्ट कंपनीज को देके उनको मदद करता है। तो ये सब जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, माइनिंग हो रहा है, उस तरह की चीजें जो ये पूरा न्यूलिबरल कंसेप्शन ऑफ डेवलपमेंट दैट इज गोइंग ऑन, उससे क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा माइग्रेशन बढ़ा है। हर एक स्टेट से आप देखेंगे कि माइग्रेंट्स का तो पूरा जो त्रासदी है वो कोविड में और स्पष्ट हम लोगों के सामने आ गया। लेकिन इसको बहुत कुछ गलत नहीं समझा जाता है। इनफैक्ट ये जो माइग्रेशन है या लोगों का जो भी प्रॉब्लम्स लोगों को हो रहा है, कहीं और जाके उनको छोटी मोटी जो भी अपना जीवन चलाने के लिए जो चीजें करनी पड़ रही है, उनको इनफैक्ट जो माइग्रेंट्स और डिस्प्लेस्ड हैं, उनको एज ए सरप्लस पॉपुलेशन ट्रीट किया जाता है। तो वो एक कम दाम में काम करने वाली लेबर उनको शहरों में मिल जाता है माइग्रेशन होकर। तो जो यूनियन, और दूसरा ये होता है कि न्यूलिबरलिज्म में एक तो वो कम वेज पे काम करेंगे, दूसरा उनको जॉब इनसिक्योरिटी रहेगा। तो वर्कर्स राइट को लेके देयर इज अ कंप्लीट डिसरिगार्ड, यूनियन राइट्स को कर्टेल किया जाता है। और तो ये सब ये बोल के कि एक इन्वेस्टमेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा रहा है, उसके नाम पे बहुत जो राइट्स हैं उनको कर्टेल करते हैं। तो लार्जली जो नियोलिबरलिज्म का एक और फीचर ये होता है कि जो सिटीजन्स हैं उनको आप कंज्यूमर की तरह देखते हैं। तो वो कंज्यूमर मतलब उनका जो इंडिविजुअल जो चॉइस है वो मोस्टली इट इज लिमिटेड टू व्हाट दे बाय एंड सेल। तो वो कंज्यूमरिज्म के एम्बिट में रहता है, वो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड नहीं होता है। मतलब आप जो उनका बहुत पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना ना रहे, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट पे प्रेशर ना रहे, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ना करें, वो जस्ट जो अपने जो परचेजेज हैं उससे उनका लिमिटेड रहे। और एक दूसरा जो होता है, जो डिसीजन मेकिंग ऑल्सो
is also shifted. The focus of decision making shifts from the government to the individual, which works through the market. तो जो एक इंडिविजुअलिज्म पे जो इतना फोकस है, उससे क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, विच आर इमर्जिंग आउट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को उस तरह से ना समझ के एक इंडिविजुअल के ऊपर उसको डाला जाता है। मान लीजिए आपको जॉब नहीं मिल रहा है, तो ये नहीं देखा जाएगा कि एक स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है। आपको बोला जाएगा कि आप अनएंटरप्राइजिंग हैं, आप पकौड़ा बेचने का काम नहीं कर पा रहे हैं और उस तरह के काम नहीं अपने लिए ढूंढ पा रहे हैं, आपको एक लूजर बना दिया जाएगा। तो इंडिविजुअल इज पुश्ड टू नॉट क्वेश्चन पॉलिटिक्स, बट और उसमें क्या होता है, और जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उसके इम्पैक्ट्स भी आपको नहीं पता है। आप एनवायरनमेंट पे उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्या चीज़ कहाँ से बन के आ रही है, उसमें किस तरह की लेबर इन्वॉल्व है, वो किस तरह से एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करेगा, ये सब भी चीज़ें आपके जहन में नहीं होती हैं। और फिर तो उसका क्लाइमेट चेंज पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ये आपको पता नहीं है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए आपको कहा जाता है कि आप प्लास्टिक यूज मान लीजिए कम कीजिए, आप वेस्ट जो है कम प्रोड्यूस कीजिए, आप अपनी हैबिट को चेंज कीजिए। ये सब इंडिविजुअल एक्शन इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन ये डिसिसिव एक्शंस नहीं होते हैं। तो इस तरह की जो क्राइसिस है, जो क्लाइमेट क्राइसिस है, उसको टैकल करने के लिए हमको पॉलिटिकल इमेजिनेशन चाहिए। वी नीड कोऑर्डिनेटेड एक्शंस एट ग्लोबल लेवल. So focus on individual, what it does is that it takes away attention away from massive commercial assaults on the ecosystem, and it prevents confronting the economic powers and systemic problems. तो इस सब को टैकल करने के लिए एक तो we need to push for more coordinated political actions, and second we need to also have a very deeper, a broader knowledge of the notion of sustainability. तो sustainability को आप सिर्फ एज ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की थोड़ा सा आप डेवलपमेंट के मॉडल में थोड़ा ट्वीक कर दें, जिसमें थोड़ा सा एनवायरनमेंट की भी बात आ जाए, उससे नहीं होगा। सस्टेनेबिलिटी को आपको अपने जो कल्चर से एसोसिएट करके, अपनी सोशल लाइफ से एसोसिएट करके समझना पड़ेगा कि एक ब्रॉडर, दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू अ ब्रॉडर इंटरकनेक्टेडनेस। ये इंटरकनेक्टेडनेस अभी आप कोविड के टाइम पे बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे कि किस तरह से, मतलब एक कहीं पे कोई इररिस्पॉन्सिबल है तो उसका असर सब पे पड़ता है। So as a being of, if one choosing to be sustainable, then one consciously acts as a part of the whole universe. It is to accept and live with the concept of balance and limit, कि हर चीज का एक बैलेंस है, उसका लिमिट है। आप जो इनइक्वालिटी अगर बहुत ज्यादा है समाज में, बहुत इनजस्टिस है, तो आप एक सस्टेनेबल समाज नहीं बना सकते हैं। आपको उस तरह का कल्चर चाहिए जो नेचर से रिलेट करता है, जो वर्ल्ड से रिलेट करता है, जो कॉस्मोस से रिलेट करता है, और उसमें जो है एक जनरल ओरिएंटेशन है हार्मनी का और बैलेंस का। आई थिंक आई कैन एंड विद दिस एंड देन टेक द क्वेश्चन। ओके मैम, थैंक यू सो मच। श्रुति मैम ने बहुत ही डिटेल में हम लोग को समझाया कि जैसे कि मैं पहले भी बोल रही थी कि बहुत सारी चीज़ें कैसे इंटरलिंक्ड है, मतलब एक कोई अकेला चीज़ को हम लोग वैसे नहीं देख सकते। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे इसके इंटरलिंकेजेस है, तभी हम लोग को ये होलिस्टिकली समझ में आएगा कि ये पॉलिटिक्स कहाँ पे है, ये कैसे हमारे लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, मार्केट कौन सा रोल हमारे लाइफ में प्ले कर रहे हैं और हम लोगों का रोल क्या होगा। तो शी मतलब एक्सप्लेन इट वेरी वेल। तो आई थिंक हम लोगों ने सबने सुना है बहुत डिटेल में। आई एम एक्सपेक्टिंग तो अगर किसी के ख्याल में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो अनम्यूट करके बोल सकते हैं, मैम से पूछ सकते हैं। कोई कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हैं या कोई अपना कोई चीज अगर, हाँ कोई चीज समझ नहीं आई है। कैसे रोल प्ले करूंगा? जी जी बताइए। मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग इसमें क्या रोल प्ले कैसे करूंगा हम लोग? ओके, और कोई कुछ पूछना चाहता है? दो तीन आप बता सकते हैं, तब मैं फिर बोल देती हूँ। और किसी के जहन में कोई प्रश्न आ रहा हो, कुछ चीज समझ ना आई हो? आई थिंक पहली चीज रोल प्ले करने के लिए मेरे ख्याल से तो सबसे पहला चीज, आप क्योंकि यंग लोग हैं, पहला चीज तो ये होगा कि आप चीज़ों को पढ़ें और समझें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो अभी हमें लिंक
समझ ही नहीं आ रहे हैं कि किस तरह से काम कर रहा है। इतना जो डीपली रूटेड है ये सब चीजें, हमारे कल्चर पे, पॉलिटिक्स पे, इकोलॉजी पे, सोसाइटी पे, हर चीज को असर किया है। तो ये इंटरलिंक को एक समझना, आई थिंक फर्स्ट दैट, एंड देन रोल्स कैन बी, बहुत अलग अलग तरह के रोल अलग अलग लोग प्ले कर सकते हैं। आप किस अभी किस तरह की आपकी रियलिटी है, कौन से कॉन्टेक्स्ट में आप रह रहे हैं, वो आपको खुद ही समझ में आएगा। अगर आप को समझ में आए कि काम कैसे चल रहा है, तो how it is working on you, then you'll be able to find out also what you can do about it. Yes, absolutely, ma'am. और किसी का कुछ कहना है तो they can share. और किसी का कुछ बोलना है, कुछ एक्सप्रेस करना है, कुछ ऐसा एक्सपीरियंसेस है, कुछ आपने देखा है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो वो भी पूछ सकते हो, वो भी बोल सकते हो, मैम को एक्सप्रेस कर सकते हो। क्या कुछ समझ ही नहीं आया आप लोगों को, या फिर सब समझ में आ गया? कोई कुछ नहीं पूछ। मैम जी हेलो, जी कहिए। मैम जैसे मैम जो मतलब इंक्रीज हो रहा है ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो हेलो जी क्लियर नहीं आ रही मेरा आपके। संदीप, आपका वॉइस क्लियर नहीं है। मैम अभी आ रहा है? हाँ हाँ जी कहिए। हेलो जी कहिए। मैम मैम जैसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के हिसाब से मतलब जो मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, मतलब तो मैं बोल रहा हूँ जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो वगैरह जो है ना मैम, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन से मतलब जो हम लोग का जो ये मतलब बहुत सारे क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना मैम, तो ये तो हम लोग तो बंद कर सकते हैं ना। ये क्या बोल रहे हैं आप? ये आप लोग मतलब हम लोग तो ये बंद कर सकते हैं ना जो मैम। जी बंद तो करी, हाँ जी बंद तो कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल इनिशिएटिव नहीं है ना कि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, वो जो आपका जो एग्रीमेंट हुआ है कि 2% से 2 डिग्री सेल्सियस पे कंट्रोल कर दिया जाएगा, उस तरह के कमिटमेंट को भी कोई स्टिक नहीं करता है कब, क्योंकि सबका वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि आप अगर उसी तरह का डेवलपमेंट चाह रहे हैं, आपका वही एक वेस्टर्न नोशन ऑफ डेवलपमेंट है, आप उसी तरफ दौड़ रहे हैं, तो आपका कंज्यूमर कल्चर ही है, तो आप उस तरह की सिचुएशन में रहते हुए आप वो सब चीजें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक अलग तरह की पॉलिटी कल्चर को भी के बारे में सोचने समझने की जरूरत होगी उसमें। तो आप चाहेंगे कि उसी तरह का आप डेवलपमेंट करता रहे और साथ में आप कंट्रोल भी कर ले, वो पॉसिबल नहीं होगा। ম্যাম জি কহিए। ম্যাম বাংলাতে বলছি। যে এখন চারিদিকে যা গরম পড়েছে, তো সবাই এসি বা ফ্রিজ যে ইউজ করে, সেখান থেকে যে গ্যাসটা বেরোয় সেটাতেও তো পলিউশন হয়, কিন্তু এইখানটা মানে মানুষ কন্ট্রোল করবে কি করে? মানে এত গরম কেউ সহ্য না করতে পেরে এগুলো কেনে, তো কিন্তু এই জায়গাটা কন্ট্रोल করবে কিভাবে? हाँ, लेकिन आप फिर ये भी समझना पड़ेगा ना कि हमको वो साइकिल है, आप यूज कर रहे हैं, उससे और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो आप कभी एसी बस के पीछे या एसी के पीछे खड़े होकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी गर्मी निकलती है उससे। तो वो एक साइकिल बन गया है कि आप उस तरह का आपको उसको भी रीयूज कर सकते हैं। हाँ उसको भी तो रीयूज कर सकते हैं। रीयूज। Hello. Yes, Shruti, I am Praveer here from West Bengal. Yeah. And first of all, I must thank you for explaining such a very complicated issue in such a simple way. But however, simplest way you have already delivered, I think for many of our friends who might not have grasped so many issues in interlinkages at Right. one go, Right. So
will it be possible, Shruti, if you can give us a kind of paper which you have delivered? Right. If yeah, I that can- paper is available with Archie, and if she, I mean, takes on these issues separately, Mhm. maybe in a smaller way for Right, all these right. groups, Yeah. I think this will be interesting. Yeah, And I'll- we'll definitely, all our friends will definitely be getting back to you at a certain Mhm. point of time. Sure, sure. Yes, ma'am, that will be quite helpful. Then we can actually tell them in details, like it's not possible to bring out all the details. So Yes, yes. I'll send it to you. Is there any other concern, question? Comment? So, ma'am, I think we are done. Yes, I think, Shruti, you are already done. And there are some groups, as Orchi was telling. I know some groups are there who actually are, I mean, grappling with some issues at the local level. If they can summarize their experience in a very brief way, so that I think it will be Yeah, very yeah, interesting yeah. for you also to know, Of course, understand. of course. Yeah. yes, so first of all, मैं actually उत्तर बंग चाय श्रमिक संगठन के members को मैं बोलना चाहती हूँ कि वो अगर अपने मतलब के issues मैम और क्वेश्चन थी। हेलो নমস্কার ম্যাম। আমি শশী সোনোয়ার আর বিশ্বজিৎ আছি আর বিকাশ আছে, আমরা উত্তরবঙ্গের চায় শ্রমিক থেকে। तो विश्वजीत, can you speak in Hindi? विश्वजीत, आप हिंदी में बात कर सकते हैं ना? हाँ, प्लीज। हम लोग अभी उत्तर बंगाल चाय श्रमिक संगठन अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट से जो रिमोट एरिया है मुजनाई चाय बागान, वहां से अभी हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोग एनवायरनमेंट के लिए जो जुड़े हुए हैं, प्रकृति रक्षा के लिए जो आप लोग बात करते हैं, पृथ्वी आज जो पृथ्वी दिवस में जो आप लोग सभी जुड़े हुए हैं सोशल वर्कर लोग, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खुशी लगा है। इसी प्रकार का मुहिम हमारे प्रत्येक गांव में, बस्ती बस्ती में अगर करते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा। और पृथ्वी बचाने के लिए, पेड़ पौधों, इन्वायरमेंट के लिए, जैसे कि पॉल्यूशन के लिए किस प्रकार से बच सकते हैं, अगर प्रत्येक चाय बागान हो या प्रत्येक बस्ती हो या प्रत्येक छोटे छोटे गांवों में अगर आपके एनजीओ तरफ से इसी प्रकार का मुहिम अगर हम लोगों के इधर भी होता तो बहुत ही बढ़िया होता। तो मैं तो चाहता हूं कि इसी प्रकार का मुहिम चलते रहे। हेलो, सॉरी, बोलिए। हेलो, आपकी आवाज आ रही है, अब बोलिए। जी मैम, जी एकदम बढ़िया। मैं अभी इधर में बहुत पानी आने के कारण में नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्बिंग है मैम। विश्वजीत, अगर आप लोग संक्षेप में आपका जो लड़ाई है लैंड इशू को लेकर के, आप किस तरह से लड़ रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, उसके ऊपर थोड़ा बोलिएगा तो अच्छा रहेगा सबके लिए। जी जी, अभी हम लोग अपना लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे कि चाय बागान में हम लोग चाय बागान से बिलोंग करते हैं। चाय बागान क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में आजाद भारत के गुलाम मजदूर रहते हैं। हमारा देश तो स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन चाय बागान में रहने वाले जितने भी आदिवासी और गोरखा जाति है वो अभी तक आजाद नहीं हुए हैं। कारण क्योंकि हम लोगों के ऊपर जो चाय बागान में जो कर्मचारी है, जो चाय बागान में काम करते हैं, जो वर्कर सभी लोग हैं, चाय बागान में इस प्रकार से उन लोगों को बंधुआ मजदूर की तरह रखा गया है, शोषण करके रखा हुआ है, अत्याचार से उन लोगों को रखा हुआ है। उसी मुहिम में हम लोग अभी एक स्वतंत्र कर्मचारी को जगाने के लिए हम लोग अभी एक आंदोलन छेड़े हुए हैं कि चाय बागान में रहने वाले लोगों को, जैसे कि मिनिमम वेजेस, भारत सरकार ने मिनिमम वेजेस प्रत्येक मजदूरों के लिए लागू किया हुआ है, लेकिन चाय बागान में रहने वाले हमारे जितने भी कर्मचारी है, लगभग 5 लाख जो
वेस्ट बंगाल में 5 लाख जो टी वर्कर्स है, टी वर्कर्स के लिए अभी तक मिनिमम वेजेस लागू नहीं हुआ है। हम लोग अभी भी मैनेजमेंट के द्वारा लागू किया हुआ जो डेली रेटेड जो मिलता है हम लोगों को, जो हम लोग के काम के लिए, हम उसी पर ही डिपेंडेंट है। हम लोग भी चाहते हैं कि चाय बागान में मिनिमम वेजेस जो भारत सरकार ने जो कानून बनाया है, मिनिमम वेजेस 1948 लागू हो चाय बागान में। और हम लोग अभी तक भूमिहीन है। चाय बागान में रहने वाले समस्त जितने भी कर्मचारी है, जो आदिवासी है, जो माइनॉरिटी है, जो गोरखास है, सभी कोई अभी भूमिहीन है। इन लोगों का ना अपना जमीन है, ना इन लोगों के ऊपर कोई भी मिनिमम वेजेस लागू है। तो हम लोग चाहते हैं कि चाय बागान में रहने वाले जितने भी आदिवासी गोरखा लोग को, उन लोगों का जमीन मिले, उन लोगों का अपना पट्टा मिले, उन लोगों को मिनिमम वेजेस मिले, उन लोगों के ऊपर श्रम कानून द्वारा जो शोषण और अत्याचार हो रहा है वो बंद हो। सबसे बड़ा, हम लोगों के चाय बागान में काम करने वाले लोगों के ऊपर शोषण और अत्याचार, जो मानसिक टॉर्चर, शारीरिक टॉर्चर जो चल रहा है वो समाप्त हो। तो आज मैं आप लोगों से जुड़ा आर्ची मैम के द्वारा, संदीप सर जी के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मैम और सर को, जो इतने बड़े लेवल में हम लोगों को भी एक दो बात रखने के लिए आप लोग ने मौका दिए। हम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो हम लोग तो जुड़े हुए ही हैं और मिलके जरूर कुछ करेंगे। तो मैं अभी नेक्स्ट एक और ग्रुप है, मतलब कि नॉर्थ 24 परगना से, तो उधर से मैं सफूरा को थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ कि उनका जो शिक्षा को लेके जो वो पहल कर रही है, वो थोड़ा सा अगर वो बोले तो सबके लिए थोड़ा सा बोले तो अच्छा लगेगा। सफूरा। Hello, Yes, Safura, you're audible. am I okay? तो मैं थोड़ा ये में रहती हूँ और ये पे मैं हमारे में लोग के काम कर रहे हैं। हमारा ये पे जो मोटिव स्टूडेंट को रेज करना, स्टूडेंट को अच्छे उनके सही पे लाना है, ताकि हम स्टूडेंट सारे के एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सके। ऑलरेडी हम लोग AYF से जुड़े हुए हैं, खुद में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और लेकिन हम लोग स्टूडेंट का प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ से लोग सारे स्टूडेंट्स को सपोर्ट करें। बिकॉज हम लोग को लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे सोसाइटी को ठीक करते हैं, और इतने भी प्रॉब्लम है वो कहीं नहीं हमारे सोसाइटी में एजुकेशन की वजह से क्रिएट होते हैं। जो प्रॉब्लम है वो मेन प्रॉब्लम जब वो शुरू हुई एजुकेशन, अगर हमारे एजुकेशन नहीं होगा तो हर फील्ड में हम प्रॉब्लम को करना पड़ेगा, चाहे वो फ्रॉम एनवायरनमेंट रिलेटेड हो या डोमेस्टिक हो या फिर किसी भी एरिया में प्रॉब्लम। तो हम लोग अभी जो मेन मोटिव है वो एजुकेशन पे, हमारा ग्रुप है डिस्टेंस ग्रुप, हम लोग स्टूडेंट्स की छोटे छोटे से हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। एक लोग स्टूडेंट्स जो भी उनकी की चीजें होती हैं वो करने की कोशिश करते हैं फिर, और हमारा मोटिव सिर्फ ये है कि हम स्टूडेंट्स जो स्कूल स्टूडेंट्स या कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको सपोर्ट करें, बल्कि हमारा एजुकेशन मतलब है कि हमारे सोसाइटी के लोगों को भी एजुकेट करें। एजुकेशन सिर्फ बुक नॉलेज नहीं, बल्कि हमें बस में हम सेटिंग्स में चल हर एक से रिलेटेड ये हम मोटिव है। लाइक हमें अभी दिन पहले काम किया था CORC को कर, तो उसमें हमने काम में हर एक को बताया उस बारे वो क्या चीज है, और अभी भी हम छोटी चीज लेके कैंपिंग दे रहे हैं, इन्वायरमेंट अवेयरनेस को भी लेके कैंपिंग दे रहे हैं। तो हमारी एजुकेशन हम लोग सोचते हैं एजुकेशन स्टूडेंट या स्कूल स्टूडेंट कॉलेज स्टूडेंट के लिए जरूरी है, बल्कि उनके लिए भी जरूरी है, बल्कि इनके लिए जरूरी है जो हमारे एरिया में पढ़ी लिखी है, जो सिर्फ घर में और रहती हैं, या फिर ऐसे लोग जो कभी स्कूल ही नहीं। एजुकेशन हर जगह पाना चाहिए, वो बुकिश हो या नॉलेज से हो, एजुकेशन सबके लिए आना चाहिए। जरूरी है कि स्कूल के ही एजुकेशन दिए, चाहते हैं कि एजुकेशन उन्हें मिले, ऐसा एजुकेशन उनके सराउंड्स में क्या हो रहा है वो उन्हें पता हो, वो क्या कर रहे हैं वही कर रहे हैं, गलत है वो पता हो, उन्हें साथ के साथ हो रहा है वो ही है गलत वो उन्हें पता हो। एजुकेशन हम हर से हर किसी को हमारे एरिया प्रोवाइड करने की कोशिश करें, ये हमारा छोटा सा एक प्ले जो हमने किया, और ये अभी जारी और आगे भी रहेगा। थैंक यू सो मच सफूरा।
इट्स रियली नाइस। और क्योंकि हम लोगों ने आज देखा कि बहुत सारे मुद्दे इंटरलिंक है, तो एजुकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज को पहल को लेके जा रहे हो। Yes. तो अभी मैं थोड़ा सा, हमारे और एक फ्रेंड है अरुणिमा फ्रॉम यूपी, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अगर वो अपने मतलब ग्रुप के बारे में थोड़ा सा बोले हम सब। थैंक यू। नमस्कार, मैं अरुणिमा उत्तर प्रदेश लखनऊ से हूँ। पर्यावरण का हमारे स्वास्थ्य पर तो बहुत ही गहरा असर पड़ता है और यूपी में खास तौर से वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से भारत के 9 हैं और उनमें भी 7 जो है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के हैं। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार यूपी की राजधानी लखनऊ की हवा बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड है। इतनी पोल्यूटेड है कि जो आम आदमी की एक अपनी औसत आयु होती है उससे वो 10 साल कम जीता है। तो वाटर पोल्यूशन की बात करें अगर हम, तो यूपी के 75 जिले में से 34 जिले ऐसे हैं जहां ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे पहुंच गया है और उन जिलों को रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पानी में क्लोराइड के कारण 18 जिलों में पानी में फ्लोराइड मिला हुआ है, जिसके पीने से स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और अभी यूपी गवर्नमेंट ने भी जो पेड़ एनवायरनमेंट के लिए जरूरी है उनको पहले परमिशन लेनी पड़ती थी काटने की, लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने उस परमिशन को हटा दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है एनवायरनमेंट के रूप में देखे तो हम, क्योंकि पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं। हमारा ये प्लान है इसी आगे जो हम करना चाहेंगे और जो हमारे एक बनाया है प्लान करने के लिए कि यूथ हमारे साथ इन चीजों को लेकर चिंतित है और वो जुड़ रहा है। और अगर आगे हमारा प्लान है कि हम लोगों के बीच में इन मुद्दों को लेकर जाएं कि कैसे प्रदूषित एनवायरनमेंट, प्रदूषित पानी, हवा हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है और हमें साफ पानी और स्वच्छ जलवायु की क्यों आवश्यकता है। हम लोगों को अवेयर करने के साथ साथ हम उनको मोटिवेशन करना भी हमारा एक उद्देश्य है, ताकि उनकी सोच में वो चीज आए कि नहीं, हमें अपने पर्यावरण के लिए सिर्फ एक दिन ही नहीं कुछ करना है, बल्कि रोज उनके व्यवहार में आए। इसके लिए हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम उनको ऐसे मोटिवेट करें कि वो उनकी सोच में आए, उनके रोज के व्यवहार में ये आए। और सबसे जरूरी बात है कि राज्य सरकारों को जगाना है ताकि वो एनवायरनमेंट के लिए कुछ ना कुछ करें। और बस मैं इतना ही कहूंगी कि अगर हमें सुरक्षित रहना है, स्वच्छ जलवायु में रहना है, तो हमें खुद भी जागरूक करना होगा, अपने साथ लोगों को भी मोटिवेट करना होगा। बहुत से माइंडसेट ये समाज में है कि भाई अगर हम अपना एक बाल्टी पानी बचा लेंगे तो उससे क्या फायदा होगा, और भी तो लोग खर्च कर रहे हैं कि अगर हम तो सिर्फ एक ही पेड़ काट रहे हैं तो इतने सारे जंगल तो हैं। तो ये जो इस तरह का जो माइंडसेट है इसको भी हमें बदलना है, ताकि लोग ये सोचे कि अगर हम ज्यादा पानी वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम वो हमसे सीखे कि नहीं, ज्यादा पानी वेस्ट नहीं करना है, या हमसे सीखे कि अगर हम पेड़ लगा रहे हैं, उनको संरक्षित कर रहे हैं, और अगर हम आवाज उठा रहे हैं तो वो हमसे सीखें कि नहीं भाई, अगर हम एक बाल्टी भी पानी बचाएंगे तो हो सकता है हमसे दूसरा भी मोटिवेट हो। तो यही सब चीजें हैं जो हम आगे यूपी में करेंगे। थैंक यू सो मच अरुणिमा। बहुत ही अच्छा लगा, आप लोग इस ढंग से सोचते हो, कुछ करना चाहते हो, कुछ कर रहे हो, कुछ ऐसे सोच रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। तो मैं अभी जो है, हमारा एक टीम है जो आजकल बहुत ही स्ट्रांगली एनवायरनमेंट इश्यूज को लेके, क्लीनलीनेस को लेके काम कर रहे हैं, जो भी फिर भी वेस्ट बंगाल से है, नॉर्थ 24 परगना से है, पहल बोल के। तो मैं पहल टीम को थोड़ा सा इनवाइट करना चाहती हूँ कि वो अगर अपना जो ये जो मूवमेंट है, ये जो कैंपेन है, उसके बारे में थोड़ा हमसे शेयर करें। पहल टीम। हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो। हाँ, बोलो, आपकी आवाज सुनाई दे रहा है। जी, हमने एक इनिशिएटिव लिया है, एक पहल स्वच्छता की ओर, जिसके तहत हम कामारहाटी की सफाई कर रहे हैं, अपने एरिया की सफाई कर रहे हैं और अवेयरनेस फैला रहे हैं।
हमारा मकसद सिर्फ कम्युनिटी को साफ करना नहीं, हमेशा साफ रखना है। और इस पहल को हम लोग और आगे तक भी ले जाना चाहते हैं। इसकी शुरुआत हम लोग बहुत छोटे से किए हैं। हम कुछ स्कूल स्टूडेंट्स और कुछ यूथ्स ने मिलकर इसकी शुरुआत की है। हमने इसकी शुरुआत 11 अप्रैल से की थी, मैदानों की सफाई कर और आज 22 वर्ल्ड अर्थ डे के दिन हम लोग ट्री प्लांटेशन भी किए हैं। हमारा मकसद यही है कि पोल्यूशन को कम करना है कम्युनिटी में और अवेयरनेस फैलाना है, क्योंकि सरकार भी अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं अवेयर नहीं है। सरकार के हेलो हाँ बोलो, सॉरी बोलो। सरकार बहुत सारी चीजें मुहैया करा रही है, लेकिन हमारे लोग ये यहाँ का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे एरिया में सरकार सभी घरों में जाकर 2-2 डस्टबिन भी दी थी, लेकिन उसका सही तरह से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं लोग उसमें पानी वानी भर के रख रहे हैं। तो यही सब हमारे ग्रुप के कुछ मेंबर्स ने देखा और हमने सोचा कि कम्युनिटी में ऐसी अभियान की जरूरत, बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि हमारे एरिया में बहुत सारी रैलीज निकल चुकी है कि अवेयरनेस फैलाने के लिए कि पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम लोग खुद मैदान में उतरेंगे, हमारी कम्युनिटी के ही बच्चे उतरेंगे, ताकि लोगों को भी शर्म आए कि छोटे छोटे बच्चे उतर कर इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो लोग हमारे साथ जुड़े। ये देखकर भी लोग हमारे साथ जुड़े, शर्म से भी जुड़े कि ये छोटे बच्चे भी कर ले रहे हैं तो हम क्यों नहीं करें। हम लोग कहीं भी अगर कैंपेन चलाते हैं तो वहाँ अवेयरनेस और मोटिवेशन का भी प्रोग्राम करते हैं माइक और स्पीकर के साथ, और जगह जगह पे पैम्पलेट्स भी चिपका देते हैं। लेकिन एक दिन साफ करने का मतलब नहीं बनता है अगर वो दूसरे दिन फिर गंदा हो जाता है। तो हमारा मकसद यही है कि एक दिन साफ करना नहीं, उसको साफ रखना है। और इस कैंपेन को हम लोग और आगे तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि ये कैंपेन अभी बहुत ही छोटा है। तो IYF में हम लोग इसीलिए आए हैं कि हम लोग बताना चाहते हैं कि हम लोग इस कैंपेन को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, और हमें इसके लिए लोगों की सपोर्ट की जरूरत होगी। हम लोगों ने 5-10 रुपये डोनेशन कलेक्ट करके ही ये सब कामों को अंजाम दिया है, क्योंकि अपना पर्सनल हाइजीन भी जरूरी है। उसके लिए मास्क, ग्लव्स वगैरह हम लोगों ने लिया है और बेस्ट क्वालिटी का लिया है। तो बस यही कहना चाहेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और एक और हमारे फ्रेंड उत्तराखंड से जुड़ी है, मतलब मैम हेलो, वो भी थोड़ा सा बोलना चाहती हैं, तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा तो मैं इलिका को पहले बुलाना चाहती हूँ। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम इलिका तिवारी है और मैं उत्तराखंड से हूँ। आज हम सभी इस वेबिनार के थ्रू क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो बातचीत कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज से हम यहाँ उत्तराखंड पर किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है। तो अगर हम उत्तराखंड की बात करेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्वायरमेंट और ये क्लाइमेट चेंज से ये उत्तराखंड काफी हद तक जुड़ा हुआ है इन सब चीजों से, क्योंकि उत्तराखंड का जो इकोसिस्टम है, जो यहाँ पे हिमालयन इकोसिस्टम है, ये काफी सेंसिटिव इकोसिस्टम है। और अगर हम देखें तो ये सिर्फ उत्तराखंड में नहीं बल्कि भारत के काफी अलग अलग हिस्सों में अपनी इको सर्विसेज देता है। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से जितने भी चेंजेस होते जा रहे हैं उससे उत्तराखंड पर एक काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पे पानी का काफी संकट बढ़ गया है, ग्लेशियर्स जो है वो पिघल रहे हैं और सूखते जा रहे हैं, जिससे अंडरग्राउंड वाटर, जो जमीन के अंदर साफ पानी होता है पीने का, उसकी मात्रा में, उसके लेवल में काफी ज्यादा कमी आई है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पे बारिश पे काफी प्रभाव पड़ा है, जिससे जंगल में जो नेचुरल वाटर है, जंगल में जो पेड़ पौधे होते हैं, उन सभी में भी कमी आई है, जिसकी वजह से जो जंगल में जानवर रहते थे, जिनका घर था जंगल में, जहाँ पे उनको सब खाना, सब कुछ वहीं जंगल से मिलता था, वो अब शहरों की तरफ भागने लगे हैं, क्योंकि जंगल में उनके लिए रिसोर्सेज की कमी हो गई है, जिससे शहर पे लोगों को भी काफी खतरा हो रहा है। इसके अलावा जो ये हिमालयन इकोसिस्टम है, और ये जो हिमालयन इकोसिस्टम है क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी तरह खतरे में। अगर हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ इन्वायरमेंट ही नहीं
बल्कि लोगों की लाइफ भी खतरे में आ गई है। तो ये लोगों के लिए एक बहुत लाइफ स्ट्रगल की तरह बन गया है। इसके अलावा उत्तराखंड में सरकार ने काफी बड़े बड़े डैम बनाए और काफी ऐसे प्रोजेक्ट्स लिए हैं जिसकी वजह से ये समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसीलिए हम उत्तराखंड के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। यहाँ पे जो यूथ संगठन है इस सवाल पे काफी समय से बातचीत कर रहा है, लगभग 1-1.5 साल से इस क्लाइमेट चेंज और ये ग्लोबल वार्मिंग इन सब पे यहाँ पे बातचीत हो रही है। बट हमें लगा कि अगर हम इंडियन यूथ फेडरेशन के थ्रू मिलकर इस सवाल को एक बड़ा सवाल, एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एक सवाल या फिर एक मुद्दे के रूप में खड़ा कर सकेंगे तो हमें इससे बचने के उपाय ज्यादा आसानी से मिल सकेंगे। इसीलिए हमने इस क्लाइमेट चेंज की बात IYF के प्लेटफॉर्म के थ्रू रखी है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और मैं अभी थोड़ा सा श्रुति मैम को इनवाइट करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स ने अपने एरिया पे वो भी छोटे छोटे करके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ सोच है एनवायरनमेंट को लेके भी, कुछ लोग एजुकेशन को लेके काम करते हैं। टी गार्डन से भी कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं। तो आप अगर आपका कुछ ओपिनियन अगर आप देंगे, ये मतलब ये जो एक्सप्रेस किया है सबने इसके ऊपर, तो इसके ऊपर ही हम लोग आगे का अपना जो एक्टिविटीज़ है इंडियन यूथ फेडरेशन का, तो उसको प्लान आउट कर सकते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से मैं अभी कांटेक्ट में रहूंगी आपके, और मुझे थोड़ा समय भी लगेगा समझने के लिए। थोड़ा थोड़ा जो बोला लोगों ने वही सुना। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म में अगर उस तरह का एक इंटरेक्शन रहेगा मेरी तरफ से, तो आगे अगर उस तरह का सोचना होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। Yes, I think that's a great idea. Okay, so I want to thank Shruti ma'am for the wonderful session आज का, जिससे हम लोग को बहुत सारा आइडियाज़ मिला एंड क्लैरिटी भी मिला कि हाउ आर थिंग्स इंटरलिंक्ड, और कैसे मार्केट या न्यू लिबरलिज्म इज एक्चुअली ग्रैबलिंग आवर लाइफ, मतलब कि हमारे लाइफ को कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, एंड हाउ मतलब कि इसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस के लिए भी जिम्मेदार है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग को एक कॉन्क्रीट आइडिया मिला। बट एज प्रवीर सर हैज़ ऑलरेडी सेड दैट एक दिन में इतना कुछ हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो इट हैज़ टू बी अ ग्रेजुअल थिंग। तो हम लोग श्रुति मैम से, जैसे कि हम लोगों ने बोला कि श्रुति मैम अगर एक नोट हम लोग को देंगे तो उसके ऊपर हम लोग और फर्दर ये सारे चीज़ों को लेके चर्चा करेंगे, एंड विल डेफिनेटली ट्राई टू कंट्रीब्यूट, मतलब कि जितने भी हमारे इंडिविजुअल ग्रुप्स है जो आ जाए, जैसे कि उत्तर बंग चाय श्रमिक संगठन है, फिर है कि कामारहट्टी स्टूडेंट्स फोरम है, फिर पहल है, फिर जैसे कि ये है यूपी से है हमारे अरुणिमा, और ये सब लोग जो बोल रहे थे, एंड इलिका ने जो भी कहा। तो ऐसे और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो आज शायद नहीं आ पाए या नहीं बोल पाए हैं। तो हम लोग सब लोग अपने अपने स्किल्स और कैपेसिटीज़ को लेके ही विल ऑल ट्राई टू कंट्रीब्यूट एंड ब्रिंग अ चेंज एट लार्जर लेवल। सो थैंक यू एवरीबडी। और जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि मतलब कि आज का जो थीम है एक्चुअली जो है कि इस बार का अर्थ डे का जो थीम है कि रिस्टोर दी अर्थ, तो हम लोग सब लोग मिलके अपने कैपेसिटीज़ पे और अपने लेवल पे, अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल पे सब लोग मिलके ही कोशिश करेंगे कि वी रिस्टोर एवरी रिसोर्सेज मतलब ऑफ द अर्थ, एंड सस्टेनेबल गोल के तरफ भी हम लोग भी हमारा भी इशारा है, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि सारे ये जो रिसोर्सेज है ये एकदम सस्टेनेबल हो, ना कि हमारे लिए लेकिन हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी ये सारे रिसोर्सेज इक्वली रहे, हम लोग ख़त्म न कर ले इस चीज़ को, और एक बेटर फ्यूचर, एक बेटर लाइफ हम लोग सभी को जी पाए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर देयर टाइम। जितने भी लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं, थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि आप लोग आए, इतने पेशेंटली सुने। शायद हम लोग सबके सवाल नहीं ले पाए हैं, बट वी विल डेफिनेटली लाइक टू टेक ऑल योर क्वेश्चंस। हम लोग और भी आपके क्वेश्चंस लेना चाहते हैं, क्योंकि ये जैसे कि कि मैंने कहा कि यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा, इट विल बी अ सीरीज ऑफ डिस्कशन। तो उसके दौरान हम लोग एक एक छोटे छोटे आपके सारे सवाल्स को ही एड्रेस करना चाहते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू एवरीवन।
हम लोग मीटिंग को एंड करते हैं। Thank you. Thank you everyone. Everyone.